हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग। और आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे सबको? गुड इवनिंग सर। ठीक है। क्या चल रहा था हम लोगों का? याद है कि किसी को क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर कोड पढ़ रहे थे। कोड पढ़ रहे थे? कौन सा कोड पढ़ रहे थे भाई? सर डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया था। नहीं नहीं, वो तो हो गया था। कोड चल कौन सा रहा है ये बताओ। यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड हम लोगों का चल रहा है। ठीक है। कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस कोड को? 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स 5। में। ठीक है, पहला पार्ट क्या कहता है? बोर्ड लीडरशिप और कंपनी के पर्पस के बारे में बताता है। ठीक है, बोर्ड की लीडरशिप के बारे में बात करता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या था? डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक। तो बोर्ड में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन होगा, ये बताता है। लीड कौन करेगा बोर्ड को? चेयरमैन। चेयरमैन करेगा, सही बात है। चेयर। क्या एज पर यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कंपनी के अंदर चेयरमैन और कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक ही व्यक्ति होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होंगे। अलग 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 अलग। होना चाहिए। बोर्ड में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एनईडी प्रिस्क्राइब करे गए हैं? यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितने डायरेक्टर? एनईडी, एनईडी मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होने चाहिए? कितने परसेंट होने चाहिए? 50%। 50% होना चाहिए। आधा आधा है ना। आधे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आधे हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। अगर कोई पर्सन हमारे कंपनी में किसी एम्प्लॉय का रिश्तेदार है, क्लोज रिलेटिव है, तो क्या उसे एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। उसे नॉन नो एग्जीक्यूटिव सर। डायरेक्टर हम लोग अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर कोई पर्सन 9 सालों से कंटिन्यूसली कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा है, तो क्या 10th ईयर में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। नो नहीं, सर। 10th ईयर में भी उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। फिर हमने लास्ट कंपोजिशन सक्सेशन इवेल्युएशन को भी पढ़ना है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हो गया हमारा। कंपोजिशन इवेल्युएशन भी हो गया है। हाँ, ये भी कंप्लीट हो गया ना हमारा कंपोजिशन इवेल्युएशन। ये पढ़ाना है मेरे को, कंपोजिशन सक्सेशन एंड इवेल्युएशन ना। ये पढ़ाना यस सर। यस सर। यस सर। है। अच्छा, किसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? किसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम? बेसिकली है क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड? मैंने उस दिन एक डायग्राम आप लोगों को बताया था। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिकली हम लोग सीख क्या रहे हैं कि जो गवर्न करने वाला है वो बेसिकली बोर्ड है। तो बोर्ड के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं ना। किसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये बोर्ड की। बोर्ड की। बोर्ड। बोर्ड। बोर्ड के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं लोग, है ना। तो उस कंपोजिशन और उसमें फिर फर्दर फिर हम लोग थोड़ा सक्सेशन के बारे में भी पढ़ लेंगे, और बोर्ड के इवेल्युएशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से बोर्ड का जो है वो इवेल्युएशन होगा, ये भी पढ़ना है। ठीक है। एक से
चलो तो कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवोल्यूशन देख लेते हैं। अब क्या बोला है इन्होंने, इसके लिए क्या प्रिंसिपल दिए हैं यहाँ पर कि बोर्ड का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। फिर सक्सेशन का मतलब, सक्सेशन वर्ड आप लोगों ने सुना है? सक्सेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? सक्सेशन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन? नहीं पता? किसी को आइडिया नहीं है सक्सेशन मीन्स? हाँ या ना में जवाब दे दो, कोई बात नहीं है, मेरे को बताना ही है, लेकिन हाँ या ना में सक्सेशन वर्ड नो सुना है नहीं सर। सुना? यस सर। ठीक है, देखो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सक्सीड करना, आगे, फर्दर आगे लेकर के जाना। ठीक है, तो बोर्ड के सक्सेशन के बारे में इन लोगों ने बात करी भाई, जब कोई डायरेक्टर या कोई जब चेयरमैन चला जाएगा कंपनी छोड़ करके, तो फिर उसकी जगह पर हमें किसी और व्यक्ति को लेकर के आना पड़ेगा ना। सक्सेशन का मतलब यहाँ पे ये है। अब जब आप लेकर के आओगे किसी और दूसरे पर्सन को अपॉइंट करोगे, चेयरमैन की जगह कोई दूसरा पर्सन आएगा या कोई डायरेक्टर की जगह कोई दूसरा पर्सन आएगा, तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल और क्या रूल्स इन लोगों ने यहाँ पर दिए। एंड दी थर्ड वन इज इवेल्युएशन। किसका इवेल्युएशन करना है? ऑफकोर्स सी बात है, बोर्ड का इवेल्युएशन करेंगे। काम वो कर रहा है बोर्ड अपना, डायरेक्टर्स जो उसमें है वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनके काम का इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब उसका मेजरमेंट की उन्होंने काम कैसा किया है या नहीं किया है। और देखो, आप मेजरमेंट तभी कर सकते हो जब आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप किसी के काम को अच्छा या बुरा कब कहोगे? जब आपको पता होगा कि काम कैसा होना चाहिए था, तभी हम उसके काम को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। यस और नो? यस सर। है ना? अगर मुझे कंपैरिजन बच्चों की पढ़ाई का भी करना है कि यार ये बच्चा खराब पढ़ रहा है, ये बच्चा सही पढ़ रहा है, तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई बच्चा होगा जो अच्छा पढ़ रहा होगा, तभी मैं उससे दूसरों को कंपेयर कर पाऊंगा। तो बिना कंपैरिजन के, बिना मेजरमेंट स्टिक के, बिना यार्ड स्टिक के, सिंपल भाषा में बिना स्केल के कोई इवेल्युएशन नहीं हो सकता। तो कंपोजिशन, सक्सेशन और इवेल्युएशन को लेकर के इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिए हैं वो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो ये इन्होंने बोला है कि भाई जो भी बोर्ड में अपॉइंटमेंट होगा, वो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो फॉर्मल होने चाहिए, रिग्यूरस होने चाहिए, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर या फिर ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया जो है वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट किसके अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे? बोर्ड में किसका होता है अपॉइंटमेंट? डायरेक्टर। डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट। तो इनका ये कहना है कि भाई एक सिद्धांत इन लोगों ने दिया है, प्रिंसिपल इन लोगों ने दिया है कि भाई हमें, हमारे पास कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट को लेकर के एक प्रोसीजर होना चाहिए। अब वो प्रोसीजर कैसा होगा? प्रोसीजर फॉर्मल होगा। ठीक है, रैंडम नहीं होगा कि कोई भी किसी भी तरीके से हम लोग जो है वो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। फॉर्मल प्रोसीजर, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब देने जा रहे हो, अप्लाई करने, तो एक प्रोसीजर होता है कि भाई हम पहले रिटन टेस्ट लेते हैं, या फिर उसके बाद फिर कोई एक सर्टेन हमारा क्राइटेरिया होता है, फिर फेस टू फेस हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर ये होता है, फिर ये होता है, कोई ना कोई प्रोसीजर होता होगा ना। आपने देखा है कि भाई इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का एक प्रोसीजर है, आपको पहले रिटन एग्जाम देना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर फिजिकल कंडक्ट कराते हैं वो लोग, फिर उसके बाद जो है वो जॉब ऑफर किया जाता है आपको। होता है नहीं होता एक प्रोसीजर? ये फॉर्मल प्रोसीजर है। यस और नो? यस सर। इसको यस फॉर्मल प्रोसीजर कहते हैं। इनफॉर्मल का तरीका हो गया कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे जॉब्स जो होती हैं वो इनफॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे कभी जॉब है, कोई जगह है खाली, तो मैंने बोल दिया अरे मेरे चाचा का लड़का है, मेरे ताऊ जी का लड़का है, मेरा दोस्त है, इसको आप अपॉइंट कर लो, ये काम कर लेगा। तो ये जो तरीका हो गया ये इनफॉर्मल हो गया। बट ये कह रहे हैं कि भाई देखो, क्योंकि हम पब्लिक कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के अंदर, तो पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेकर के एक इनफॉर्मल प्रोसीजर नहीं हो सकता कि भाई मन किया, अब किसी डायरेक्टर ने बोल दिया अरे मेरे रिश्तेदार जी का है, ये बुआ जी का लड़का है, ताऊ जी का लड़का है, चाचा का लड़का है, दोस्त है, इसको अपॉइंट कर लो, ये ठीक है, मैं इसको जानता हूँ, या मैंने इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मल, एक तरीके से एक प्रोसीजर सेटअप होना चाहिए, फॉर्मल भी हो, रिगोरस भी हो, है ना, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर आपको जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। और उसके अलावा जैसे अपॉइंटमेंट की बात है, वैसे सक्सेशन प्लान की बात भी है। शुड बी मेंटेन फॉर बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट सक्सेशन। ठीक है, कल को कोई छोड़ के चला गया, या अगर जो है उसके बाद किसी को हमको लेकर के आना है। अब देखो बड़ी कंपनीज में तो क्या होता है कि जनरली फैमिली मेंबर ही सक्सीड करते हैं, कितना भी बोल लो, लेकिन जो भी आप कितनी भी बड़ी मेजर कंपनीज देख लो, दे ऑल आर मोस्टली हैंडल्ड बाय अ फैमिली। इंडिया में आप देख लो ना,
चाहे अडानी ग्रुप की बात हम कर लें, चाहे टाटा ग्रुप की बात हम कर लें, चाहे रिलायंस की हम लोग बात कर लें, चाहे हम लोग कोटेक की बात कर लें, चाहे हम लोग कोई भी आप बड़ा ग्रुप उठा करके पकड़ लो, तो मेजर जो लोग हैं वो सब यहाँ पर कौन है, वो एक फैमिली से ही आते हैं। वही सक्सेशन, जब भाई किसी की डेथ हो गई या जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो उनके जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, वही उसको बिजनेस को संभालेंगे आगे। यही होगा, ये सुनो। यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी बात है ठीक है, वो संभालेंगे नहीं संभालेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास शुड बी मेंटेन फॉर बोर्ड है, सीनियर मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा सक्सेशन प्लान होना चाहिए कि भाई कल को अगर कोई चला जाएगा तो कैसे उनकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे आए। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड सक्सेशन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट्स एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया शुड प्रमोट डाइवर्सिटी। तो जो भी अपॉइंटमेंट और सक्सेशन आप करते हो मेरिट्स के आधार पे होने चाहिए। मेरिट्स का मतलब क्या होता है पता है क्या? मेरिट मतलब क्या होता है? मेरिट मतलब होता है कि भाई आप उसमें खूबियां देखो कि क्या खूबियां हैं, क्या जो है अच्छी बातें, उसके बेसिस पर। और एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपको अपनाते हुए कोई भी अपॉइंटमेंट या सक्सेशन जो है वो यहाँ पर बोर्ड के अंदर होना चाहिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस दोनों सर। बातें। यस सर। ठीक है, तो सक्सेशन को लेकर के पहले तो बोला है कि भाई बोर्ड को एक इफेक्टिव सक्सेशन प्लान मेंटेन करना चाहिए। एंड सेकंड वन, कोई भी अपॉइंटमेंट अगर या फिर आप सक्सेशन करते हो तो वो एक मेरिट बेस्ड होना चाहिए और एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उसमें जो है वो बोर्ड को यहाँ पर रखना चाहिए, उसी के बेस पे हम लोग अपॉइंटमेंट करें। द बोर्ड एंड इट कमिटी शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो बोर्ड में और बोर्ड्स के अंडर जितनी भी कमिटियां आपने, समितियां आपने बनाई हुई हैं, शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ठीक है, तो कमिटी में और बोर्ड में स्किल्स भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें हमारी बोर्ड और उनकी जो अंडर काम कर रही कमिटीज है उनके अंदर होना चाहिए। एंड द लास्ट वन जो इन लोगों ने डिस्कस किया, एनुअल इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन की बात, बोर्ड का हर साल इवेल्युएशन होना चाहिए। ठीक है, ऑफ द बोर्ड शुड कंसीडर इट्स कंपोजिशन, डाइवर्सिटी एंड हाउ इफेक्टिवली मेंबर्स वर्क टुगेदर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इवेल्युएशन मतलब हर साल हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो बोर्ड है उसने अपना काम कैसा किया है। और जो इवेल्युएशन है वो सिर्फ काम का नहीं होगा, वो कंपोजिशन का भी होगा कि भाई कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं यहाँ पे। वो 50-50% हमने पढ़ा था एनईडी ईडी का कि भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका वो मेंटेन हम लोग कर पाए हैं या नहीं कर पाए। तो ये आपको ना हर साल बोर्ड में देखना पड़ेगा। अच्छा, एक वर्ड इन लोगों ने यहाँ पे डाइवर्सिटी यूज किया है। डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि भाई तरह तरह के अलग अलग लोग। तो इनका कहने का मतलब है कि कंपनीज में ये मेल फीमेल का भी आपको, जेंडर भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो है मेल और फीमेल का दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये भी आप चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिया में भी अब धीरे धीरे अब लॉज बनते हैं। हमारे पार्लियामेंट में है कि भाई इतनी सीटें हम लोगों ने फिक्स कर दिया है कि भाई महिलाओं के लिए रहेगी। यस और नो? ये हमने फिक्स कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया पता ही नहीं। पता यस है सर। हमारे देश में भी जैसे यस पार्लियामेंट, सर। देश को चलाने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई डाइवर्सिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जब संसद बैठे, पार्लियामेंट बैठे इंडिया के अंदर, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि भाई सब तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पार्लियामेंट में होना चाहिए। तो इसी तरीके से क्योंकि पब्लिक कंपनी भी वांट डाइवर्सिटी ओवर देयर, हम चाहते हैं कि बोर्ड में भी डाइवर्सिटी रहे मेजरली, क्योंकि यूके में कास्टिज्म की तो दिक्कत है नहीं, तो वहां तो जो है वो डाइवर्सिटी की बात से मतलब मेल और फीमेल का ही होता है ज्यादातर। ठीक है, और यूके में ब्लैक्स और उसका भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो डिफिकल्टी तो हमारे यूएसए के अंदर है। यूके में जो मेजर प्रॉब्लम है डाइवर्सिटी की वो मेल और फीमेल की है। तो वहां पर वो लोग चाहते हैं कि भाई जो बोर्ड मेंबर है उसमें औरतें भी होनी चाहिए, उसमें मर्द भी होने चाहिए, दोनों होना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है मेल एंड फीमेल का? यस सर। ये इन लोगों ने, तो ये कह रहे हैं कि भाई हर साल इवेल्युएशन करना पड़ेगा बोर्ड को कि भाई पूरे साल उसका कंपोजिशन क्या रहा है, डाइवर्सिटी क्या रही है, और हाउ इफेक्टिवली मेंबर्स वर्क टुगेदर टू अचीव, और कितना अच्छे से मेंबर्स ने, सदस्यों ने काम किया है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये आपको एनुअल इवेल्युएशन करना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई प्रिंसिपल्स की। आ गया भाई समझ में? प्रिंसिपल्स यहाँ पे 4-5 प्रिंसिपल है, सिंपल सिंपल से। क्लियर है? यस समझ सर। में आ गया?
आगे बढ़े इसको, कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. No, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ प्रोविजंस की बात कर लेते हैं जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड यहाँ पर उसके अंदर दिए गए। इन्होंने बोला एक नॉमिनेशन कमिटी होगी, ठीक है, शुड बी अपॉइंटेड, शुड बी एस्टेब्लिश टू अपॉइंट बोर्ड मेंबर्स। तो बोर्ड मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए कमिटी बनेगी, बोर्ड के अंदर एक कमिटी बनेगी। जैसे अब मैंने आप लोगों को उस दिन एग्जांपल देकर के समझाया था, ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई बोर्ड के अंदर एक नॉमिनेशन कमेटी बनाओ। क्या बनाओ भाई बोर्ड के अंदर? एक नॉमिनेशन कमेटी बनाओ, ठीक है। अब अगर बोर्ड में किसी भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, क्या करना है, किसी भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, तो ये नॉमिनेशन कमेटी इस डायरेक्टर को जब नॉमिनेट करेगी तभी इसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया सकता। मतलब कोई भी डायरेक्टर सीधा बोर्ड पे नहीं आ सकता, वो नॉमिनेशन कमेटी जो होगी उसको जब नॉमिनेट कर देगी ना, तभी जो है उसका बाद में फर्दर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो ये कमेटी है बेसिकली। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. तो आपको नॉमिनेशन कमेटी बनानी पड़ेगी, तब वही है। और इस नॉमिनेशन कमेटी के जो मेंबर्स होंगे, इसके जो सदस्य होंगे, ये सारे के सारे सदस्य या फिर इसमें जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो आपके कौन होने चाहिए? वो नॉन इकोनॉमिक डायरेक्टर्स होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कैसे डायरेक्टर्स होने चाहिए हमारे मेजोरिटी? वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। Non-executive. भाई ये लोग तो इंडिपेंडेंट है, ये तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना फिर। एक ना टर्म हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा नहीं होगा, एक भाई भतीजा बात करके हम लोग यहाँ पे इंडिया में टर्म यूज करते हैं। सुना है ये वर्ड आप लोगों ने? इंग्लिश में बोलो तो फेवरेटिज्म, हिंदी Yes, में sir. भाई भतीजा बात। Yes, उसमें sir. क्या होता है कि भाई अगर कोई हमारे परिवार में बढ़िया पोस्ट पे लग गया है किसी कंपनी के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो अपने रिश्तेदारों को वहां पर लाने की कोशिश करेगा। बढ़िया जो अच्छी पोस्ट होगी वो कोशिश करेगा मेरे रिश्तेदारों का अपॉइंटमेंट हो जाए, ये कोशिश करेगा वो यहाँ पे। करते नहीं करते ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. अब कोई बड़ा नेता बन गया तो वो बोले, बड़ा नेता बन गया, अरे भाई मेरे भाई को टेंडर दे दो। इंडिया में तो वो कितना है, ये चीज आपने देखी होगी भाई, मेरे चाचा एमएलए, मेरे मामा एमएलए, तो कोई एमएलए बन गया तो बोलेगा अरे भाई ये मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा भाई है, ये वो है, ये वो है, इनको काम बांट दो, इनका पोस्टिंग करा दो, इनकी नौकरी लगा दो, ये सब चीजें होती। तो जो बड़ी इंडिया में तो ऐसा होता है एक्चुअली ना, ये तो गवर्नमेंट की हालत है। आप प्राइवेट कंपनीज में हालत देख लो, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में भी अगर आप मेट्रो सिटीज वगैरह में रहते हो तो शायद आपको कास्टिज्म इतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टायर 2 सिटीज या टायर 3 सिटीज में आ जाओगे तो इवन वहां पे प्राइवेट कंपनीज में भी आपको थोड़ा सा ना कास्टिज्म देखने के लिए मिलेगा। आप देखोगे कि जैसे से फॉर एग्जांपल की कोई कंपनी है, कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अब अगर उसकी अच्छी पोस्ट पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्सन है तो वो कोशिश करते हैं कि भाई और दूसरी भी लोग जो वैकेंसीज क्रिएट हो रही है उसके अंदर वो लोग उन्हीं की अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के ही जो है उसमें वो अपॉइंटमेट कर लें। ये चीज आपको मेट्रोज में नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन टायर 2 छोटे शहरों में जब आप आओगे तो वहां पर आपको ये चीज फील होगी। और मैं तो आई एम अ पार्ट ऑफ अ जुडिशियरी, तो जुडिशियरी में तो कास्टिज्म या नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। जैसे इंडिया में क्या कहते हैं, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, सुनिए नेपोटिज्म वर्ड हमने बॉलीवुड से सुना होगा, सुना है सुना? Yes, sir. Yes, sir. ये वर्ड तुमने कि भाई कोई पर्सन एक्टर है तो उसके बच्चों को वो एक्टर बनाता है फिर दूसरों को, बट ये चीज ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के साथ ही है। ये चीज आपको फील होगी इंडिया के हर सेक्टर के अंदर, आपको फील होगा, चाहे आप कॉर्पोरेट की बात करो, चाहे आप जुडिशियरी की बात करो, चाहे आप जो है हमारे यहाँ पे जॉब्स की बात करो, सब जगह पे ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो स्पेशली जुडिशियरी में तो बहुत ज्यादा है, लोगों को फील नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पर जुडिशियरी में बहुत ज्यादा है। जज का बेटा जज बनता है, क्योंकि इंडिया में एक सिस्टम है कॉलेजियम करके, वो नाम रिकमेंड करेगा तभी आप जज बन पाओगे। वो नाम जब रिकमेंड करने के लिए खुद जजेस ही बैठेंगे, तो जजेस जो होते हैं वो ऐसे कोशिश करते हैं, जैसे 10 जज बैठ गए तो हाँ भाई एक जज के किसी बेटे का नाम रिकमेंड कर देंगे, वो फिर जज बन जाता है। तो इंडिया में ये चीज है, हाई कोर्ट में जितने मेजोरिटी ऑफ जजेस दिखेंगे वो किसी ना किसी के रिश्तेदार ही होंगे दूसरे जजेस, ऐसा होता है।
तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जो यूके के अंदर बनाया गया ये इसीलिए बनाया गया कि भाई ये सब चीजें स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वहां पर नहीं। दैट्स वाई ये जो प्रोविजंस हैं दिए गए इनका पर्पस ये है ना। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भाई बोर्ड में भी अगर किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा ना तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसके लिए एक नॉमिनेशन कमेटी होनी चाहिए, वो नॉमिनेट करेगी तभी आपका कोई व्यक्ति बोर्ड में एंट्री ले पाएगा, अदरवाइज उसकी बोर्ड में। और नॉमिनेशन कमेटी के में भी सभी सदस्य जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव नहीं होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव तो फुल टाइम होते हैं। ये बात इन लोगों ने यहाँ पर की है। आगे समझ में इसका पर्पस कि भाई क्यों नॉमिनेशन कमेटी बनाई जा रही है और उसके सारे सदस्यों को इंडिपेंडेंट क्यों रखा जा रहा है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ताकि नेपोटिज्म नहीं हो, ताकि फेवरेटिज्म नहीं हो, ठीक है। ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए बेसिकली हम लोग नॉमिनेशन कमेटी यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। द डायरेक्टर शुड बी सब्जेक्ट टू एनुअल, सॉरी ये थर्ड पॉइंट बना था, द चेयर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी व्हेन द कमिटी इज डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ देयर सक्सेसर। और उसके अलावा चेयरमैन जो है वो आपका स्पेशली इस कमिटी का मेंबर नहीं होता चाहिए जब चेयरमैन के सक्सेसर की अपॉइंटमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब चेयरमैन अगर जा रहा है तो उसके बाद उस पोस्ट को सक्सीड कौन करेगा, तो वहां की जब बात है तो स्पेशली चेयरमैन उस वक्त क्या नहीं होना चाहिए, उस नॉमिनेशन कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। वरना वो कोशिश करेगा, हो सकता है वो इन्फ्लुएंस करे बाकी लोगों को कि अरे भाई मेरे बेटे को ही नया चेयरमैन बना दो। जैसे अब रतन टाटा चेयरमैन थे कंपनी के, अब उनके बाद टाटा ग्रुप को चेयर कौन करेगा, रतन टाटा के तो बच्चे हैं नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर रतन टाटा के सक्सेसर की हम बात करें कि भाई टाटा ग्रुप का सक्सेसर कौन होगा उनके बाद में, तो जो नॉमिनेशन कमेटी बने तो रतन टाटा उसके मेंबर नहीं है। आगे बात समझ में क्लियरली? तब Sir, एक repeat कर दो एक इंडिपेंडेंट, बार. क्या Sir, ये थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो. थर्ड पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ही कह रहे हैं कि भाई जब चेयरमैन का सक्सेसर की अपॉइंटमेंट की बात है, सक्सेसर मतलब जब चेयरमैन जाने वाला हो, अब उसके बाद आगे उस पोस्ट को कौन सक्सीड करेगा, तो नया अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा ना हमको भाई यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, तो जब उसके अपॉइंटमेंट की बात आ रही है तो उस नॉमिनेशन कमेटी जब यहाँ पे नाम रिकमेंड करे तो उस कमेटी में चेयरमैन खुद सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? Yes, sir. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर रतन टाटा भी जैसे जिस पोस्ट में वो चेयरमैन की पोस्ट है उनकी ना, वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, तो रतन टाटा की पोस्ट पे कोई ना कोई तो आएगा ही सही रतन टाटा के बाद, यस और नो? Yes, sir. आएगा ना। तो जब ये डिसीजन लिया जा रहा हो नॉमिनेशन कमेटी द्वारा कि भाई उनके बाद उनकी पोस्ट पे कौन आएगा, तो रतन टाटा उस कमेटी के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो बाकी सारे मेंबर्स को कि नहीं भाई मैं जिस व्यक्ति को चाहता हूं उसको भी तुम रिकमेंड करो, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, हाँ या ना, यस और नो? Yes, यस sir. सर। ये बात है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे थर्ड पॉइंट? लेकिन Yes, फिर sir. वो तो खुद भी बोल सकता है ना किसी को बनाने के लिए। वो बोलना एक अलग बात है, मैं अब बात बोलने की और एक्चुअली में क्या हो रहा है वो अलग बात हो सकती है, बट नॉमिनेशन कमिटी तो हम चाहेंगे ना कि भाई ये सब चीजें इस तरीके से होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट है, वही व्यक्ति कंपनी का चेयरमैन बने जो कि वाकई इस चीज की इस जो क्वालिटी रखता हो, जिसमें स्किल्स हो इतने कंपनी को चेयरमैन की तरह संभालने के लिए। हम नहीं चाहेंगे क्योंकि देखो टाटा कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर परिवार का पैसा है, देश के करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट बिकॉज कि आप रतन टाटा के बेटे हो तो आप टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनो। हम ये चाहते हैं कि भाई वाकई कोई इतना ऐसा व्यक्ति हो जो इतना क्वालिटी हो, जिसके अंदर स्किल्स हो, वो उस कंपनी को चेयर करे। आप क्या चाहते हो ये बताओ? एज अ इन्वेस्टर मैं क्या चाहूंगा कि कौन करना चाहिए टाटा ग्रुप को चेयर, जस्ट बिकॉज कि कोई उस परिवार का मेंबर है या फिर वाकई जो इतनी क्वालिटी और स्किल रखता है कि चेयरमैन बने? आप क्या चाहोगे? यस सर, डिजर्विंग Very पर्सन बनना person. चाहिए। वही जो वाकई अच्छा हो, जिसमें क्वालिटी हो, जिससे काम आता हो, जो काम कराना जानता हो, वही बने ना चेयरमैन। तो यहाँ पर ये सब प्रोविजंस बेसिकली बनाए इस चीज के लिए रखे हैं कि भाई हम मेक श्योर कर पाए कि भाई उस जगह तक वही पहुंचे जो वाकई उतना स्किल रखता हो, बस इतनी सी बात। और इसका और इससे ज्यादा इसका कोई पर्पस नहीं है। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? यस Yes, सर। sir. ठीक है, और इसका और सर
और इसके अलावा ये बोला ऑल डायरेक्टर शुड बी सब्जेक्ट टू एनुअल री इलेक्शन, सभी डायरेक्टर्स को हर साल वापस से री इलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपको डायरेक्टर बना दिया तो फिर अब कभी जो है देखेंगे 10 साल बाद देखेंगे 15, ऐसा नहीं है, हर डायरेक्टर को वापस से री इलेक्ट किया जाना चाहिए। The chair should not remain in post for more than 9 years from the date of their first appointment. The period can be extended for a limited time to facilitate effective succession planning. और यूके के अंदर तो इन्होंने कितना स्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंदर जो है 9 साल से ज्यादा के लिए चेयरमैन नहीं रहेगा। 9 साल बाद आपको जो है वो कंपलसरी चेयरमैन बदलना ही पड़ेगा। आगे भी बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, 9 साल से ज्यादा आप चेयरमैन नहीं रह सकते, थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर सक्सेशन प्लानिंग के लिए कि भाई ठीक है अब 9 साल हो गए, अब जाने वाले हो तो अगला कौन आएगा, तो वो जब तक नहीं आ जाता तब तक के लिए आपको थोड़ी से टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ओपन एडवर्टाइजिंग और एन एक्सटर्नल सर्च कंसल्टेंसी शुड बी यूज्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके अलावा ओपन है, जैसे आपने देखा अखबारों में ऐड आते हैं कि भाई ये पोस्ट खाली है, इसके लिए हमको जरूरत है, तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। यूं नहीं कि बस खाली हुआ, थोड़े बहुत लोगों को पता चला, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भर दिया। ओपन एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। हाँ भाई ये पोस्ट खाली हुई है, ठीक है, जो है चेयरमैन की पोस्ट खाली है किसी कंपनी में, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है, और एक्सटर्नल सर्च कंसल्टेंसी शुड बी यूज। वो एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं जो कि आपको कैंडिडेट जो है वो बता देती हैं कि हाँ भाई ये कैंडिडेट है, इनको आप ले सकते हो, जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनसे आप जो है वो कैंडिडेट्स के रिज्यूम मांग सकते हो कि हाँ भाई आप हमको रिज्यूम सेंड ओवर कर दो, हम देखेंगे, विल सी, तो उनका यूज आप लीजिए। इसके अलावा कह रहे हैं कि एनुअल इवेल्युएशन की बात जब हम करते हैं तो एनुअल इवेल्युएशन भी आपका फॉर्मल और रिगोरस होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटी, द चेयर एंड द इंडिविजुअल। तो आपकी जो बोर्ड है, कमिटी है, चेयरमैन है, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स है, इनका इवेल्युएशन भी किस तरीके से होना चाहिए, वो भी फॉर्मल तरीका होना चाहिए और रिगोरस तरीका होना चाहिए। आ गया भाई समझ में? सिंपल है ये चीज, कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज द चेयर शुड कंसीडर हैविंग अ रेगुलर external board evaluation at least 3 years for FTSE 350 companies and the external event should be identified in the annual report. अब ये क्या कह रहे हैं भाई? The chair should consider having a regular external board evaluation at least 3 years, every 3 years. तो कह रहे हैं कि हर 3 साल में, हर 3 साल के अंदर आप बोर्ड का इवेल्युएशन कराओ। किसका इवेल्युएशन कराओ यहाँ पे? बोर्ड का इवेल्युएशन। अच्छा, करेगा कौन इवेल्युएशन यहाँ पे बोर्ड का? ये कह रहे हैं एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर से किसी को पकड़ के लेके आओ, कंपनी के अंदर नहीं, आप कंपनी के बाहर से किसी को पकड़ के लेके आओ जो बोर्ड का इवेल्युएशन कर। हर 3 साल में एक बार होना चाहिए, और स्पेशली किन कंपनी के अंदर? जो FTSE 350 कंपनीज हैं। कौन सी कंपनीज यहाँ पे? FTSE 350। अच्छा, FTSE 350 कंपनीज कौन सी हैं यहाँ पे? FTSE 350 के बारे में सुना है यहाँ पे आप लोगों ने? भूल गए क्या? यस सर, यस सर। FTSE 100 तो मैंने पढ़ाया ही था, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जैसे इंडिया के अंदर सेंसेक्स होता है या निफ्टी है, ऐसे ही एक इंडिकेटर है यहाँ पर यूके के अंदर जिसको FTSE 100 कहते हैं। इसमें जो यूके की 100 सबसे बड़ी कंपनीज है ना, वो उनका एक एवरेज परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जो शेयर्स का एवरेज, 100 कंपनियों के शेयर्स का जो एवरेज परफॉर्मेंस होता है ना, वो आप यहाँ पे जो है वो देखते हो, और उसी से पता चलता है कि भाई यहाँ पे इकोनॉमी कैसी चल रही है आपकी। देश की 100 सबसे बड़ी कंपनीज पकड़ लो, उनके शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली आपकी इकोनॉमी हो गई वो, और क्या है यहाँ पर। तो इंडिया में जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, और इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी समझाया था कि इंडिया में जैसे लोग सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पे? तो सेंसेक्स में क्या है कि देश की 30 बड़ी कंपनीज हैं, इसको बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे बास्केट में अलग अलग फल हमने लिए, ठीक है, ऐसा होता है ना, हम एक बास्केट गए, शॉपिंग गए, और आपने अलग अलग केले डाल दो, एप्पल डाल दो, अंगूर डाल दो, ऐसे 4-5 तरीके के फल ले लिए। तो ऐसे ही 30 कंपनी के शेयर जब आप कलेक्टिवली एक साथ खरीद लेते हो तो उसको बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, और उसका जो इंडिकेटर होता है कि भाई वो 30 कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है इंडिया में, वो सेंसेक्स है। आ गया समझ में? हाँ या ना? यस सर।
Yes, sir. निफ्टी के अंदर देश की 50 कंपनी है। अब यूके चल जाओ तो वहां पे एफटीएससी इसी तरीके से बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम पे बेस्ड है, उसमें 100 बड़ी कंपनी है। अब आप करना चाहते हो तो एक साथ 100 कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, एफटीएससी 100 दैट इज हो गया, और वो उसके हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, एक एफटीएससी 100 है और एक है एफटीएससी 50। एक एफटीएससी क्या है बेटा अपना, एक एफटीएससी 250 है, ये यूके का। अब एफटीएससी 250 क्या है, अच्छा 100 बड़ी कंपनी के बाद की जो 250 कंपनी है, मतलब हम लोग लिस्ट कर लेते हैं भाई, जो टर्नओवर वाइज सबसे बड़ी कंपनी 100 हो गई, वो उसके बाद भी तो कुछ कंपनीज होंगी ना, यस और नो? सारी कंपनीज तो आई नहीं, Yes, 100 sir. कंपनी है ना। तो उसके बाद की जो 250 कंपनीज हैं वो हमारी हो गई एफटीएससी 250 कंपनीज। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस Yes, और नो? sir. Yes, दोनों sir. को अगर कंबाइन कर देते हैं तो एफटीएससी 350 बनता है। ये यूके की सबसे बड़ी 350 कंपनियां हैं। तो इन 350 कंपनीज के लिए स्पेशली बात बोली गई है कि आप लोगों को तो हर 3 साल में अपने बोर्ड का इवेल्युएशन कराना चाहिए, क्योंकि अगर तुम डूब गए ना, तुम्हारी कंपनी अगर डूबती है, 350 कंपनियों में से अगर कोई कंपनी डूबती है तो भैया इकोनॉमी को बहुत झटका लगता है, लोगों का पैसा बहुत डूबता है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं ऐसा नहीं हो, दैट्स वाई हम ये चाह रहे हैं कि भाई यूके वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर हर 3 साल में एफटीएससी 350 जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो हर साल एक्सटर्नल किसी बाहर की एजेंसी से अपने बोर्ड का इवेल्युएशन कराएं। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और एनुअल रिपोर्ट में उस इवेल्युएटर का नाम बताओ कि भाई हमारा इवेल्युएशन किसने किया। जब एनुअल रिपोर्ट बने तो उसमें उसको आइडेंटिफाई करो क्या भाई इस व्यक्ति से हमने जो है इस साल अपना एनुअल इवेल्युएशन कराया। आएगा बेटा समझ में यहाँ पे, क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, उसके अलावा नॉमिनेशन कमेटी पे भी इन्होंने लॉ बना डाला, बोले नॉमिनेशन कमेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। नॉमिनेशन कमेटी के बारे में भी एनुअल रिपोर्ट में छापना पड़ेगा। आप सोचो कि एनुअल रिपोर्ट जो है वो कम से कम 500-700 पेज की किताब जैसी हो जाती होगी। तो नॉमिनेशन कमेटी के को डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट में कि भाई वो क्या काम करेगी, ठीक है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है, हाउ द बोर्ड इवेल्युएशन हैज बीन कंडक्टेड, द पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड द जेंडर बैलेंस ऑफ दोज सीनियर इन मैनेजमेंट। इन सब चीजों के बारे में आपको एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, नॉमिनेशन कमेटी के काम के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस वो लोग यूज करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, कैसे बोर्ड इवेल्युएशन करता है, आपके यहाँ पे डाइवर्सिटी को लेकर के या इंक्लूजन को लेकर के क्या पॉलिसी है, जेंडर बैलेंस कैसे आपने सीनियर मैनेजमेंट में कर रखा है, ये जेंडर बैलेंस मैंने आपको बताई। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे, ये सब चीजों के बारे में आपको एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। Yes, आया sir. समझ में क्लियर? Yes, sir. छोटा सा इन लोगों ने एक पैराग्राफ नॉमिनेशन कमेटी को लेकर के और दिया हमको, is to decide the on appointment of the board director and senior management. This is to ensure the best person for the job is recruited. इसका पर्पस ये है कि सबसे सही व्यक्ति आए हमारी जॉब के लिए, बेस्ट पर्सन। द मेजोरिटी ऑफ दिस कमिटी शुड बी इंडिपेंडेंट एनईडी। अब इसके फायदे क्या है कि भाई वो जॉब फॉर द बॉयज, जॉब फॉर द बॉयज यूके के अंदर एक स्लैंग है, मैंने वो वर्ड बताया ना, भाई भतीजावाद इंडिया में होता है, पता है ना भाई भतीजावाद किसको Yes, कहते sir. हैं? Yes, sir. अपने जानने वाले लोगों को, आपके जो नियर डियर्स हैं उनको नौकरी पे लगाना। यूके के अंदर एक स्लैंग, एक कहावत है, जॉब्स फॉर द बॉयज। इसका मतलब ये कि जब वहां पर भी लोग ऐसा करते हैं कि अपने जो नियर डियर्स हैं उनको नौकरियों पे लगा देते हैं, तो इसके रिस्क को कम करने के लिए नॉमिनेशन कमेटी को बनाया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइट अपॉइंट अदर डायरेक्टर विद whom they are friend or used to work with but do not have the skills required। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर सकते हैं कि भाई अपने जानने वाले लोगों को, अपने दोस्तों को डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट करवा दें जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल ही ना हो। अभी बिहार में जाओगे तो उसका बेटा लालू प्रसाद यादव का बेटा 10वीं पास नहीं है और सीएम कैंडिडेट बना दिया उसको, है ना, क्या नाम है उसका, देखा ही है ना आप लोगों ने, हाँ ना? देखते हो न्यूज व्यूज देखते हो? नहीं देखते न्यूज व्यूज, नहीं देखते हम लोग, क्या कर रहे हो यार? नहीं पता है बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे का क्या नाम है? वो ऐसा लगता है हमेशा नशे में रहता है वो, किसी को याद है क्या? No, sir. No, sir. यार क्या बात कर रहे हो यार?
लालू प्रसाद यादव का नाम याद है? यस सर। सर क्या सर नाम है? तेजस्वी यादव। हाँ यशस्वी यादव, एक यशस्वी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, ठीक है ना। अब एक तो 9 तो बच्चे से 9 तो बच्चे हैं। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए लेकिन एमएलए एमपी बनने के लिए कितने बच्चे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं उससे, ठीक है। क्या नाम है इसका, ये रहा तेज प्रताप यादव। अब इसकी शक्ल देखो यार तुम, हमेशा ऐसा लगता है कि नशा किया हुआ है और इसको एमएलए का टिकट दिया हुआ है, बताओ। तो ये चीज जो है इसको रिड्यूस, ये कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए ना यार, कि इस सब चीजों के लिए भी ऐसा कोई कोड बनाया जाए। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ना देश में भी Yes, ऐसा कुछ होना sir. चाहिए। वेल चलो, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। अभी हम बात कर रहे हैं नॉमिनेशन कमेटी होनी चाहिए भाई, reduces the risk of improperly affecting board decision. Executive might appoint people to the they know will vote in favor of the, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई कल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर हो तो वो ऐसे लोगों को ही लेकर के आए जो उनका फेवर करते हो, ठीक है, जिससे कि वो डोमिनेट कर सके बोर्ड को। मतलब मैं मेरे दोस्तों को लेके आ जाऊं, उनको बोल दूं कि भाई देखो कंपनी का डायरेक्टर तो मैं तुम्हें बना दूंगा, जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो मेरे फेवर में वोट कर देना, ठीक है, ये बोल करके। तो हमेशा मेरी जो मैं चाहूंगा वही होएगा फिर तो कंपनी के अंदर। यस और नो? है ना, वो कंपनी के बेनिफिट के लिए हो या नहीं हो, ये चीज आ गया भाई क्लियरली समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और वैसे ऐसा नहीं है, इंडिया में भी बहुत ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है अगर कंपनीज के बारे में देखा जाए। वो शार्क टैंक इंडिया में आता है ना, वो भारत पे वाला बंदा, क्या नाम है उसका, अश्नीर ग्रोवर, याद है अश्नीर ग्रोवर के बारे में सुना है आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो वो भारत पे Yes, में से उसको ही बोर्ड पे से हटा दिया था, उसको भी रिमूव कर दिया था। जबकि कंपनी उसने खुद ने बनाई है, उसने खुद ने वो बिजनेस सेटअप किया, सब मेहनत करी, एक बड़े लेवल तक पहुंचा, बड़ी कंपनी बनाई। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के पे जब वहां पे बोर्ड मेंबर्स को लगा कि भाई अश्नीर ग्रोवर नहीं अच्छा कर रहा है, उसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है डिसीजन, तो उसी को वहां से लात मार के हटा दिया। पता ही नहीं पता अश्नीर ग्रोवर के बारे में? Yes, sir. वो भी अपनी कंपनी का चेयरमैन था, बाद में उसको हटा दिया था, ये चीज है। चलो इसके अलावा मेन प्रोविजन क्या दिए गए हैं, ये चीजें। अच्छा ये तो हमारा जो हो गया वो नॉमिनेशन कमेटी के बारे में हो गया। आ गया भाई यहाँ पे नॉमिनेशन कमेटी के बारे में आपको अच्छे से समझ में? yes, sir. Yes, ठीक sir. है। और ये इतना ही है इसमें, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इवेल्यूशन वाले में। फिर हमारा जो नेक्स्ट आ जाएगा, अब इसमें आ जाएगा, चला गया, ठीक है, ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग ऑडिट कमिटी। ये हम लोगों को पढ़ना है, ये हम कल आगे फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आ गया समझ में अच्छे से? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग ऑडिट कमिटी, ये हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। और आज की क्लास में अगर कोई और डाउट हो तो बता दो। Sir, इसका second advantage बता दो. सेकंड Advantage. ये वाला रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इम्प्रॉपरली अफेक्टिंग दी बोर्ड डिसीजन। ये कह रहे हैं कि भाई बोर्ड के निर्णयों को अफेक्ट करना, कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो आज मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, और अगर उस कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर्स दूसरे जो अपॉइंट होंगे वो मेरी इच्छा से ही खाली अपॉइंट हो, या मैं इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर को, ठीक है। बोर्ड डिसीजन कैसे लेता है, आपको पता है बोर्ड डिसीजन कैसे लेता है? कोई भी, क्या किसी एक के कहने से डिसीजन हो जाएगा? कुछ मैकेनिज्म है, बोर्ड डिसीजन कैसे लेता है ये बताओ? Consensus के basis पे. वोटिंग होती है, सही बात है भाई। जहां पर भी बात डेमोक्रेसी की आ गई वहां वोट जरूरी है, ठीक है। तो इवन आपका बोर्ड में भी कोई रेजोल्यूशन पुट ऑन होता है, उसके ऊपर वोट होता है। राजनीति है, जहां वोट आ गया वहां राजनीति है। इफ आई से कि भाई मैं ये चाहता हूं कि हमेशा मैंने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल हो, वो तभी हो सकता है जब बोर्ड में मेरे को लोग सपोर्ट करेंगे,
जब मेरे फेवर में वोट करेंगे तभी हो सकता है, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। और ये होगा कब? जब उस बोर्ड में वही लोग बैठे हैं जिनको मैंने अपॉइंट करवाया हो, मेरे नियर डियर्स, मेरे सगे संबंधी। आ रही बात समझ में, हाँ या ना? यस सर। तो अगर ऐसा होगा कि भाई मेरे सगे संबंधियों को मैंने अपॉइंट कर दिया, तो मैं बोर्ड के डिसीजंस को इम्प्रॉपरली अफेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज इन लोगों ने यहां पर समझाई है। तो वो नॉमिनेशन कमिटी अगर होगी और इंडिपेंडेंट होगी तो उस चीज का रिस्क आपका कम हो जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ये बस इन Yes, लोगों sir. ने, नॉमिनेशन कमेटी का फायदा ये है कि वो रिस्क आपका जो है इम्प्रॉपरली अफेक्ट होंगे बोर्ड डिसीजन, वो आपका जो है वो कम हो। ये समझा है। और कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। नो सर। चलिए ठीक है, इसको फिर कल आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? यस सर। चलो, और कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताओ, क्लास खत्म करते। No, sir. चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।